हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी ईयर। सो अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हुए इन्फ्लेशन वाले हम आगे बढ़ते हैं और आज समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं इन जनरल वी हैव टॉक। अब हम देखते हैं कितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। बहुत तरह के हो सकते हैं, बट दो यूपीएससी में और खासकर इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। But before moving into the topic, let me tell you that our economics optional new batch for everyone that is targeting 2026, उनके लिए स्पेशल बैच, एक स्पेशल फर्स्ट न्यू बैच हम शुरू कर रहे हैं सो दैट आर स्टूडेंट्स कैन गेट अर्ली स्टेज कॉन्फिडेंस इन दमसेल्स और वो अपने पीयर ग्रुप से आगे निकल सके, क्योंकि अगले 5 महीने में अगर आपका ऑप्शन खत्म हो गया तो यू विल हैव मैक्सिमम टाइम टू रिवाइज। सो ये है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल न्यू बैच एंड दिस इज़ द फर्स्ट, ठीक है, फॉर द पीपल हु आर टारगेटिंग 2026। ये हमारा न्यू ईयर बैच है और ये शुरू होने वाला है 6 जनवरी से 6 जनवरी। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ऑप्शनल है, इसमें स्कोर करना आसान है, 300 प्लस ले आना वेरी ईजी। वेरी ईजी मीन्स इफ़ यू हैव अ कंसिस्टेंट सिंसियर एफर्ट यू विल डू इट। ज़्यादा इसमें रटना वटना है नहीं, ठीक है। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आपके जीएस के साथ ओवरलैप होता है, खासकर प्री पेपर के साथ भी। तो P2I यानी प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक आपको ये ऑप्शनल हमेशा सपोर्ट करेगा। और अगर आप यूज़ करते हैं कोड, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, अगर आप यूज़ करेंगे कोड HS Live, ठीक है, ये सीनियर फैकल्टी कोड है, दिस इज़ अ सीनियर फैकल्टी कोड HS Live, तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन स्टडी IQ कोर्सेज। सो यू कैन गो आउट एंड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक to subscribe to the course. So moving forward, always use the code HS Live to get maximum discount across study IQ courses. Remember HS Live, ऋषभ सिंह मेरा नाम है, HS Live. Okay, and इस सेशन की PDF या किसी भी सेशन की PDF अगर आपको चाहिए, if you want PDFs you can join me on my Telegram channel. This is my Telegram channel and this is the QR code. Always remember, यहाँ आपको मिलेगा PDF, value added material, current affair एंड हम अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको मिलेगा MCQs, ठीक है। सो इफ़ यू वांट दिस एंड इफ़ यू वांट टू एनहांस योर इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी, सो यू कैन ज्वाइन दिस एंड आपको PDF तो मिलेगी, साथ साथ आपको नॉलेज भी मिलते रहेगी। वॉट एवर आई विल फील इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम आई विल शेयर इट हियर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, you can reach out to me on Instagram as well. You can reach out here on Instagram. You can DM me for your doubts regarding economics as subject और economics optional भी। आपको economics optional लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आपको economics as a subject related कोई अगर डाउट है तो you can reach out to me here. This is my Instagram channel. But I will suggest you कम यूज़ करें Instagram को अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो। बस अगर आपको ज़रूरत है, बातचीत करनी है, तो आप इसका यूज़ कर लें। ओके, नाउ हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो पहला है हमारा डिमांड पुल, यानी डिमांड बढ़ने की वजह से आया हुआ इन्फ्लेशन। डिमांड पुल मतलब इन्फ्लेशन ड्यू टू और प्राइस राइज ड्यू टू हाई डिमांड। तो अगर डिमांड बढ़ गई लोगों के बीच में, यानी वही वाला डेफिनेशन, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। तो क्या होगा इसकी वजह से? डिमांड पुल इन्फ्लेशन में इफ़ टू मच मनी विल बी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, तो क्या होगा? प्राइसेस विल स्टार्ट टू राइज, ठीक है। चीज़ें मान लो 10 हैं, क्वांटिटी है 10, ठीक है, और आपके बहुत सारे लोग हैं, सबके पास 1000 रुपये वो दे सकते हैं। तो ये शॉपकीपर जिसके पास 10 रुपये है वो क्या करेगा? दाम बढ़ाना शुरू करेगा। वाई? बिकॉज ही नो पीपल कैन पे, ठीक है। लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ गई है, और जब लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? मार्केट उठाएगा, ठीक है। उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? मार्केट उठाएगा। सो ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ हाई डिमांड इन द इकोनॉमी सिंस पीपल हैव मोर मनी विद देम। और इसका ये होता क्यों है? बिकॉज देयर इज मोर मनी इन द इकोनॉमी, ठीक है। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पिछले
वाले वीडियो में कायदे से समझाया हुआ है, इसलिए बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है क्योंकि डिमांड साइड ज़्यादा डिमांड करती है, ज़्यादा लोग खरीदने की क्षमता रखते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास अधिक पैसे होते हैं, उतनी क्वांटिटी सप्लाई नहीं हो रही होती है, ठीक है। सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड। अगर सप्लाई डिमांड से कम हो गई, अगर सप्लाई डिमांड बराबर है तब तो प्राइस स्टेबल है, ठीक है ना। अगर सप्लाई डिमांड दोनों बराबर है, स्टेबल है, बट अगर सप्लाई डिमांड से कम हुई तो प्राइस विल राइज। इंपॉर्टेंट है ये बात, यही है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। सबसे इजी वाला समझना यही है, डिमांड पुल, क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों की, इसलिए हो गया इन्फ्लेशन। अब है हमारा कॉस्ट पुश। कॉस्ट की वजह से पुश हुआ इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश मतलब कॉस्ट की वजह से। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट मतलब इनपुट कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट मतलब इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर यानी लेबर वेजेस, ठीक है। ये सब अगर बढ़ने लगेगा, ठीक है, इनपुट मटेरियल, रॉ मटेरियल, और इनपुट मटेरियल लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ने लगे, पानी का बिल बढ़ने लगे, रेंटल कॉस्ट बढ़ने लगे, ठीक है। अगर रेंटल कॉस्ट बढ़ने लगे तो इसकी वजह से क्या होगा? इनपुट कॉस्ट विल स्टार्ट टू राइज। और इनपुट कॉस्ट अगर राइज होगी तो फाइनली इसका ब्रंट किसके ऊपर आएगा? द प्राइसेस विल राइज फॉर द कंज्यूमर। प्राइसेस विल राइज फॉर द कंज्यूमर, ठीक है। अगर कॉस्ट पुश है यानी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है तो इसकी वजह से प्राइसेस विल राइज फॉर द कंज्यूमर, क्योंकि अब भाई कंपनी अगर ज़्यादा पैसा लगा रही है सेम चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में, तो वो पैसा किससे लेगी? हु विल गिव द मनी दैट द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट अ कॉर्पोरेट और अ कंपनी और अ फर्म इज टेकिंग? वो तो कंज्यूमर के ऊपर ही जाएगा। एंड दैट्स हाउ द कंज्यूमर प्राइसेस विल राइज। वाई? बिकॉज देर इज़ अ हायर इनपुट कॉस्ट। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये हुआ हमारा दूसरा टाइप। नाउ हाइपर इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन क्या होता है? पहले ये दो टर्म है ना, हाइपर और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? प्राइस राइज, ठीक है। और अगर हाइपर इस वर्ड में हाइपर जुड़ जाए इन्फ्लेशन में तो क्या हो जाएगा? किसी कैसे आप कहते हैं ना किसी को कि बहुत हाइपर है, मतलब बहुत जल्दी पैनिक कर जाता है, ठीक है, तुरंत हो जाता है कोई काम। हाइपर मतलब क्विकली, ठीक है। तो अ सडन एंड हाई प्राइस राइज, ठीक है। हाइपर हो गया मतलब बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, ऐसे बोलते हैं ना कि हाइपर मत हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो यही दो टर्म है, हाइपर और इन्फ्लेशन, यानी सडन एंड अ वेरी हाई प्राइस राइज इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। इसकी वजह से प्राइस, तुरंत करेंसी का प्राइस बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो जाता है एक एक दिन में। मतलब अगर एग्जांपल देखोगे ना तो एक समय था जब जिम्बाब्वे में पर डे 100% प्राइस राइज होता था अप्रॉक्स। मतलब हर दूसरे दिन, आज जैसे आटा 10 रुपये किलो है तो कल 20 का मिलेगा, उसके बाद 40 का मिलेगा, उसके बाद 80 का मिलेगा। दिस वॉज द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन जिम्बाब्वे। तो इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, यानी बहुत तेज़ी से जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है अनकंट्रोल्ड। और क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ाना शुरू करती है सेंट्रल बैंक, खूब सारा मनी प्रिंट करती है, मनी इज़ बीइंग प्रिंटेड। तो इसकी वजह से और प्रॉब्लम होती है। मनी सप्लाई बढ़ता है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन और बढ़ता है, कॉज मोर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। और साथ साथ क्या होता है? करेंसी की वैल्यू बहुत तेज़ी से डिवैल्यू होती है, ठीक है। अ वेरी सडन डिवैल्यूएशन एंड अ वेरी हाई वैल्यू डिवैल्यूएशन इन करेंसी, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, पहले 10 जिम्बाब्वे डॉलर में मिल रहा था आपको आटा, अगले दिन 20 का मिल रहा है, फिर 40 का मिल रहा है, मतलब आपकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। मालूम है कि आज हम 20 रुपये कमा के आए हैं तो कल हम अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे खाना। दिस इज़ हाइपर इन्फ्लेशन, वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, डिस इन्फ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एक है डिस और दूसरा है इन्फ्लेशन। फिर से दो टर्म में बांट लेते हैं। इन्फ्लेशन इज़ व्हाट? प्राइस राइज, ठीक है। और डिस का मतलब यानी स्लो, और यू कैन से दैट द प्राइस राइज इज डिक्लाइनिंग, मतलब देर इज अ स्लो ग्रोथ इन प्राइस राइज, ठीक है। देर इज अ स्लो ग्रोथ इन प्राइस राइज। हाँ, तो ये स्लो है। स्लो का मतलब
जैसे मान लो कि प्राइस राइज यानी इन्फ्लेशन हो रहा था 6% पे, ठीक है, मतलब प्राइस राइज पहले 100 था तो आज 106 हो गया, फिर अगले साल जाओगे तो 6% और बढ़ जाएगा, मान लो 112 हो गया, ठीक है। बट अगर यही 6% प्राइस राइज यानी राइज इन प्राइसेस स्लोज डाउन, द राइज इन प्राइसेस स्लोज डाउन, लेट से ये इन्फ्लेशन घट करके 2% हो गया, तो कल जो 100 रुपये का था, मतलब पिछले साल मान लो 100 रुपये का था, आज वो 102 का हो गया, अगले साल मान लो 104 का हो, 104 का तो नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन मान लो 104 का हो गया, यानी हर साल 2% से बढ़ रहा है। सो प्राइसेज आर राइजिंग बट देर इज़ अ स्लो रेट इन प्राइस राइज। सो प्राइसेज आर राइजिंग बट देर इज़ अ स्लो रेट ऑफ प्राइस राइज, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, यानी अ स्लो रेट ऑफ ग्रोथ इन प्राइसेस। रिमेंबर दिस, क्योंकि इसका जो अगला टर्म आएगा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिसइन्फ्लेशन और डीफ्लेशन में क्या अंतर है। सो डिसइन्फ्लेशन इज अ स्लो राइज इन प्राइसेस, प्राइस राइज हो रहा है, इन्फ्लेशन अब भी है, लेकिन जो पहले ज़्यादा था, मान लो 6% था, आज वो 2% है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस हैज़ डिक्रीज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस हैज़ डिक्रीज एंड इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी, ठीक है, यानी प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं कि आपकी करेंसी की वैल्यू कम होने लगे, डी वैल्यू होने लगे, आपके पैसे की कोई वैल्यू ना रहे, ठीक। अब इसी से मिलता जुलता एक टर्म है डीफ्लेशन। अब देखो इसमें इन्फ्लेशन नहीं है, दिस इज अ होल न्यू टर्म दैट इज डीफ्लेशन, और डीफ्लेशन इज द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस राइज, तो डीफ्लेशन में क्या होगा, ज़रा कमेंट करके बताइए। अगर ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन में प्राइस राइज हो रहा है तो डीफ्लेशन में क्या हो रहा होगा, सर सोचो ज़रा, बताओ ज़रा क्या हो रहा होगा। सो डीफ्लेशन में हो रहा होगा प्राइस फॉल, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ प्राइस फॉल इन द इकोनॉमी, यानी कि धीरे धीरे साल दर साल चीज़ें सस्ती हो रही हैं, ठीक है, नॉट वेरी गुड फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी। डिफ्लेशन शोज दैट योर इकोनॉमी हैज़ आइदर स्टैगनेटेड और इज डिक्लाइनिंग, आपका जो जीडीपी ग्रोथ है या तो स्टैगनेट हो गया है या डिक्लाइन कर रहा है, उसी केस में डिफ्लेशन होता है। सो डिफ्लेशन इज अ केस ऑफ प्राइस फॉल एंड इट्स नॉट गुड फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी, नॉट गुड फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी। इट शोज दैट योर ग्रोथ हैज स्टैगनेटेड, अब आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। सो ये मत सोचना कि प्राइस फॉल हो रहा है तो अच्छा है, नहीं 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 नहीं, इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं है, ठीक है। सो याद रहे डिसइन्फ्लेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन हैज़ डिक्रीज्ड, यानी प्राइस राइज करने का जो रेट है वो कम हो गया है। बट डीफ्लेशन में होता है क्या, प्राइस फॉल, इट इज़ प्राइस फॉल, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो इसमें भी दो टर्म है, स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन, ये दो टर्म है इसमें, ठीक है। यानी इन्फ्लेशन है और कोई चीज़ है जो स्टैगनेंट है, ठीक है। देयर इज इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन तो है बट कोई चीज़ है जो इसमें स्टैगनेंट है। इन्फ्लेशन है मतलब देयर इज़ अ प्राइस राइज, यानी जीडीपी ग्रो हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब देयर इज़ प्राइस राइज, यानी डिमांड बढ़ रही है, जीडीपी इज ग्रोइंग। बट स्टैगनेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ग्रोइंग, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ग्रोइंग। तो स्टैगनेंट एम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग एंड जीडीपी ग्रोथ इज ऑल्सो राइजिंग, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट प्लस जीडीपी ग्रोथ, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। सो स्टैगफ्लेशन बोले तो जॉबलेस ग्रोथ। जनरली क्या होता है, अगर हम इकोनॉमी सिंपल समझें तो अगर जीडीपी राइज हो रही है, ठीक है, जीडीपी राइज हो रही है मतलब लोगों की इनकम्स भी राइज होंगी, ठीक है, यानी जीडीपी राइज हो रही है यानी सप्लाई बढ़ रहा है, ठीक है, सप्लाई बढ़ रहा है। और उसकी वजह से क्यों सप्लाई बढ़ रहा है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है। अब अगर सप्लाई बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ रही है तो क्या करना होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी, और इनकम ज़्यादा होगी तो लोग फिर और डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो और सप्लाई की ज़रूरत है, जितना सप्लाई बढ़ेगा उतना ज़्यादा जीडीपी ग्रो करेगा। तो जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरली एक ही दिशा में मूव करते हैं। एज जीडीपी विल ग्रो तो शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, तो इनकम्स भी बढ़ती हैं, इनकम बढ़ती है इसीलिए इन्फ्लेशन आता है, इसीलिए जीडीपी और इन्फ्लेशन एक तरफ मूव करते हैं और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी। बट अगर जीडीपी ग्रो कर रही है
बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो उस केस को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है इकोनॉमी के लिए, बिकॉज द ओवरऑल पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम ऑफ पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं। इंडिया का केस अगर आज आप देखते हैं, जिसको जॉबलेस ग्रोथ कई बार बोला गया है इकोनॉमिक सर्वे में भी, तो यही केस है स्टैगफ्लेशन का, जहां इकोनॉमी तो बढ़ रही है, हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े इकोनॉमी बन चुके हैं, बट हमारी जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही हैं। वी आर अनेबल टू क्रिएट मोर जॉब्स एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जिसका कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए ज़रूरी है। और हम अपना डिस्कशन स्टॉप करते हैं यहाँ पे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आपको आज के डिस्कशन से कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो डू लाइक एंड शेयर, एंड ऑलवेज रिमेंबर इस सेशन का PDF आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं मेरे इंस्टा चैनल पे। ठीक है, यू कैन रीच आउट टू मी हियर, or you can write a mail to me if you need any guidance related to UPSC, your UPSC journey, your economics as a subject, your economics optional as a subject, and with which optional to take or not. So thank you everyone, bye bye, have a good day and enjoy your new year.